है कि नहीं हुआ है। धामी जिंदाबाद। क्या जो 18 साल से ऊपर हैं उन सबको वोटर बना रहे हैं या भाजपा के सपोर्टर बना रहे हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल बनाएंगे भाजपा के सपोर्टर। हम एक राजनीतिक पार्टी और मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो निश्चित ही तरीके से इस पूरे जिले के अंदर एक भी युवा को नहीं छोड़ूंगा जिसको जो भाजपा से ना जुड़े। तो आपको एक वोट की कीमत का पता है कि एक वोट हमें कैसे देना है, कहाँ देना है, उसका अर्थ क्या है? डाटा भी आपको दिया जाएगा, लेकिन अगर कब? 10 साल बाद? 10 साल हो गए अब तो। आज की डेट में युवा को स्टार्टअप्स में, पेटेंट्स में, टेक्नोलॉजी के अंदर, आपके एजुकेशन के अंदर, हर क्षेत्र में सरकार द्वारा अलग अलग स्कीम संचालित की जा रही हैं और एक बहुत भारी बदलाव है कि वोट आप करिए, किसी को भी करिए, लेकिन वोटिंग करना जरूरी है। उससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। फिर से जो है आपके पूर्व विधायक ने फिर से आरोप लगा दिया मदन कौशिक जी के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है, आरोप लगा दिया, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं। आरोप से कुछ नहीं होता। असल में ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। युवाओं को अपने अंदर टैलेंट पैदा करने की जरूरत है। गलत लोग हैं उनके हाथों में एक वोट की वजह से सत्ता आ जाती है। एक वोट का अपने आप में बहुत महत्व है। तो ऑब्वियसली अगर 10,000 करोड़ रुपए से कोई सड़क बनी है तो निश्चित तौर पर उसका 100% रिटर्न तो आना है। कर्ज से कहाँ नए आम डेवलप होते हैं? कर्ज से तनाव बढ़ता है। कर्ज से एक आम आदमी के ऊपर कर्ज बढ़ा दीजिए तो तनाव बढ़ेगा। नहीं, एक तो कर्ज हो गया तरक्की का, और एक जो चाइना दे रहा है सबको। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा। मुझे जलने के लिए कोनों की दरकार नहीं होती। जो हमारे युवा हैं उनको शपथ भी दिलाई गई। उसका उद्देश्य ये है कि एक भी मतदाता ऐसा ना हो जो अपने आने वाले इलेक्शन है उसमें वोटिंग ना कर पाए। 9 मतदाता सम्मेलन का मतलब क्या है? क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है, युवा मोर्चा के थ्रू ये काम हो रहा है। गौरव कौशिक जी बताएंगे आखिर ये 9 मतदाता सम्मेलन है क्या? देखिए, जितने भी नए वोटर हैं जो पहली बार इस 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले हैं, वो सब हमारे लिए नव मतदाता हैं और उनका ये सम्मेलन है। इसमें अभी सुबह आज हमको यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ है और अभी इस प्रदेश के युवा, ऊर्जावान, यशस्वी और जो हर किसी युवा के दिल में वास करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में अभी मुश्किल से 15-20 मिनट में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनका उद्बोधन भी अभी सभी युवाओं को प्राप्त होने वाला है। तो ये 9 मतदाता में क्या जो 18 साल से ऊपर हैं उन सबको वोटर बना रहे हैं या भाजपा के सपोर्टर बना रहे हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल बनाएंगे भाजपा के सपोर्टर। हम एक राजनीतिक पार्टी और मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो निश्चित ही तरीके से इस पूरे जिले के अंदर एक भी युवा को नहीं छोड़ूंगा जिसको जो भाजपा से ना जुड़े। मैं तो सबको लपेट लूंगा। मतलब वोटर बनो चाहे ना बनो पर सपोर्टर जरूर बन जाओ। बिल्कुल बनेंगे, वोट भी करेंगे, मतदान करने के लिए हम इनको जागरूक भी करेंगे और सपोर्टर तो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित ही तरीके से बनेंगे। क्या पता इसमें से कुछ जो है अलग अलग पार्टियों के सपोर्टर भी बन जाए। नहीं, मगर मैं तो कह रहा हूँ ना कि आज जब वो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का उद्बोधन सुनेंगे, जब हम उन लोगों को बताएंगे कि 2014 से पहले का भारत क्या था और 2014 के बाद का भारत क्या है, तो निश्चित ही निर्णय वो ले पाएंगे। क्या था, क्या है, यही बता दीजिए भाई। 14 से पहले भारत क्या था, अब क्या अंतर? आप बिल्कुल साफ शब्दों में ये सुनिए कि 2014 से पहले इस भारत के अंदर कश्मीर को छोड़ के 60 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं और 2014 से लेके आज तक 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, एक भी टेररिस्ट अटैक कश्मीर के बाहर नहीं हुआ। पुलवामा क्या था? वो कश्मीर के अंदर था। मैंने बोला कश्मीर को छोड़कर 60 टेररिस्ट अटैक हिंदुस्तान के अंदर उन सत्य में हुए। वो कठपुतली की सरकार थी, ये कुशल नेतृत्व की सरकार है। ये वंदे भारत इंजन वाला ट्रेन है, ये तेजी से दौड़ने वाली सरकार है। आप ये देख लीजिए कि पहले पर कैपिटा अगर हेल्थ पे देखा जाए तो मात्र 1000 रुपये 2014 तक पर कैपिटा सिर्फ 1000 रुपये हेल्थ को दिए जाते थे। आज की तारीख में वो 2 गुने हो चुके हैं, वो 2000 रुपये हो चुके हैं। और सुनो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं इस तरीके से बताने आ जाऊंगा तो आपका हाथ दुख जाएगा, मगर मैं बताते बताते नहीं थकूंगा। मेरा हाथ तो नहीं दुखेगा, लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, ये जो कर्ज था, कर्ज इतना कैसे बढ़ गया? नहीं, कर्ज तो मैं कर्ज जो है जितना था, आप लोग ये बोलकर आए थे सत्ता में कि भाई कर्ज जो है कांग्रेस ने बहुत ले लिया, बहुत ले लिया, बहुत ले लिया। अब जो है अब उसका कई गुना हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका उत्तर भी मैं आपको दे रहा हूँ। आप ये देखिए कि
कर्ज जो आप बता रहे हैं उसको तेजी से चुकाने का काम ये सरकार कर रही है। और ईज ऑफ 2000 चुकाया नहीं, वापस कर्ज और ज्यादा बढ़ा लिया सरकार ने। पूरी बात आप होने दिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 से पहले भारत का स्थान 147 था, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और आज 2023 में 24 में जब हम खड़े हैं तो वो 63 हो चुका है। 144 से 147 से सीधा 63वें स्थान पर आज हम लोग खड़े हैं। तो ये हमारी जीत है और ये तभी है। और एक बात और सी है, अब ये $1 बिलियन इकोनॉमी है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगले 10 वर्षों के अंदर होने वाली है। तो आप निश्चित ही तरीके से आप ये देखिए कि ये जितना भी कर्ज वगैरह है ये सब डेवलपमेंट में लग रहा है और ये तेजी से चुकाया भी जाएगा और हिंदुस्तान एक विकसित भारत के रूप में खड़ा होने का काम करेगा। पहले जब कांग्रेस कर्ज लेती थी तो कहाँ पैसा लगाती थी? पहले जब अभी इन्होंने कहा कि भाई अब जो है भारतीय जनता पार्टी कर्ज ले रही है तो डेवलपमेंट में लगा रही है। तो पहले जो कर्ज लेती थी उस समय क्या क्या होता था? उस समय क्या होता था, जब पहला कांग्रेस पार्टी कर्ज लेती थी तो वो अपने यूज के लिए लेती थी, ना कि देश के लिए यूज के लिए। आज कर्ज लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं देश के लिए लिया जा रहा है। और जब अपने पर कर्जा होगा, अपने देश पर थोड़ा बहुत कर्ज होगा तो उनसे नए आयाम डेवलप हो रहे और नया विकसित। कर्ज से कहाँ नए आयाम डेवलप होते हैं? कर्ज से तनाव बढ़ता है। कर्ज से एक आम आदमी के ऊपर कर्ज बढ़ा दीजिए तो तनाव बढ़ेगा। नहीं, तनाव कैसे बढ़ेगा? अब एक बात बताओ, आप जिसके अब अमेरिका है, एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज कितना है ये तो बढ़ेगा ही ना। मुझे बोल लेने दीजिए। आप ऐसा है, अभी अमेरिका है, सबसे ज्यादा कर्ज है उसके ऊपर। लेकिन आप ऐसा समझ लो, अगर विकास अगर करना है अपने यहाँ तो कुछ कर्ज लेगा। और उस तरीके से एक व्यापारी है, उसे भी कर्ज की आवश्यकता होती है। शुरू में जो कर्ज लेगा नहीं, एक तो कर्ज हो गया तरक्की का, और एक जो चाइना दे रहा है सबको, वो सबको अपने डेप्थ में फंसा रहा है। तो वो वाला कर्ज भारत सरकार नहीं लेती। जो कर्ज भारत सरकार लेती है वो सिर्फ और सिर्फ तरक्की का और डेवलप। एक कर्ज है तरक्की का, दूसरा कर्ज क्या है? जी नहीं, एक वो जो चाइना दे रहा है वो दूसरी छोटी कंट्रीज को कर्ज दे रहा है अपने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव में जोड़। आप मुझे बताइए भाई, नहीं चलो जवाब दे दो। अच्छा, ऐसा है, जो कर्ज लिया, अभी आपका सवाल मेरा बचा हुआ। अभी जो कर्ज लिया, अभी जो कर्ज है देश पर, अभी जो कर्ज और भी ले लिया, इसका क्या है, नए आयाम स्थापित होंगे, नया काम लगेगा। कि इंडस्ट्री लगाने के लिए भी तो व्यापारी को कर्ज लेना पड़े और फिर लगाकर फिर मुनाफा कमाया जा। तो देश अभी कर्ज लिया तो अभी फिर मुनाफा कमाने का भी तो टाइम आ रहा है। हाँ, अब सुनो, पूरे देश का कर्ज जल्दी ही उतरेगा। और सुनो, पूरा देश विकसित होने के आने वाले 25 सालों के अंदर देश विकसित भी होगा और विकसित होने के रास्ते पर चल भी दिया। आप मेरी बात सुनिए। सरकार जब आपकी सत्ता में आई थी, ये कह करके आए थे कि दोस्तों आपके ऊपर इतना कर्ज है कि प्रति व्यक्ति इतने लाख रुपए कर्जा है प्रति व्यक्ति। अब ये कर्ज जो है आपका कई गुना बढ़ गया, परसेंटेज में भी नहीं बढ़ा, कई गुना बढ़ गया। तो इस आधार पर तो भाई आप कर्ज घटाने आए थे कि बढ़ाने आए थे? दूसरी चीज, आप ये बोल रहे हो कि एक कर्ज लिया जाता है डेवलपमेंट के लिए, एक कर्ज लिया जा रहा है खराब काम के लिए। अरे भाई, तो कर्ज ले रहे हो आप। अब मान लो मैं बैंक से मैं बोलूं बैंक से कर्ज देते जाओ और मैं अपना घर बड़ा करता चला जाऊं। जो किसी भी देश की सरकार, उसमें चाहे अमेरिका हो, कितनी भी डेवलपमेंट कंट्रीज है, चाहे उसमें जापान हो, वो उनकी इकोनॉमी जितनी भी है, जितनी ट्रिलियन में उनकी इकोनॉमी है, उससे ज़्यादा उनके पास कई गुना ज़्यादा कर्ज है। और वो उसको अपने डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से ले, IMF से ले, कहीं से भी लें, लेकिन वो उसे डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। और उसी डेवलपमेंट का ये नतीजा है कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से बूस्ट हो रही है। और आपको भी पता है कि हर साल इकोनॉमिक जो ग्रोथ है हमारी, कोरोना से टाइम से लेकर अभी तक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसमें कमी नहीं आ रही। तो जो वो कर्ज है सही जगह इस्तेमाल करके भारत सरकार वापस भी लौटा रहा है और उसको अच्छी जगह देश के तरक्की के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। और वो जो कर्ज है वो एक तरीके से आप उसे कर्ज नहीं कह सकते, वो डेवलपमेंट का एक तरीका बोल सकते हैं। लेकिन जो कर्ज चाइना दे रहा है और कंट्री, छोटी कंट्रीज जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो और बांग्लादेश, उन्हें अपने रोड एंड इनिशिएटिव में जोड़कर बड़े उनको कर्ज देकर उन्हें वो गुलाम बनाना चाहता है, जिससे वो भारत के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर पाए। आज के डेट में हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज उस आधार पे है या नहीं है? हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज उस आधार पर है ही नहीं, है ना भाई? नहीं, कैसे? अच्छा, पहले का कर्ज जो था वो हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज था, अभी का कोई कर्ज नहीं है। लो, आप अभी जमीनों के रेट क्या थे? 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए बीघा। जैसे ही हाईवे बीच में को निकल गया, जमीन का रेट क्या होगा? 1 करोड़ रुपए बीघा। तो उससे तो जरूरत ही नहीं, उस पर तो कर्ज है ही नहीं। जिसके पास जिसकी जमीन निकल रही है हाईवे से उसका तो ठीक, जिसकी नहीं निकल रही वो क्या करे? 90% डेवलपमेंट मार, वो क्या करे? डेवलपमेंट मार, वो क्या करे? खेती ना करे वो।
खेती के लिए तो प्रॉपर मैदान खाली है, पूरा कहीं खेती कर लो। कितनी ये इन लोग का जो लॉजिक है ना, बिल्कुल अलग ही लॉजिक है। और इस लॉजिक पे भी तो हम बात करते रहेंगे, अन्य लोगों से बात करेंगे। अभी जो है फिलहाल 9 मतदाता सम्मेलन है भारतीय जनता युवा मोर्चा का। मुख्यमंत्री धामी जी आने वाले हैं और अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं पूरे कार्यक्रम को लेकर के। युवा मतदाता जो पहली बार मतदाता सूची में जिन युवाओं का नाम दर्ज हुआ है, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके स्वागत के लिए आज एक कार्यक्रम का आयोजन हमारे युवा मोर्चा द्वारा किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि युवा मतदाता को उसके अधिकारों से जागरूक कराना, उसे अधिकारों के बारे में बताना, क्योंकि ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय होता है कि एक युवा जब 18 साल पूरे करने के बाद पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है, यानी कि उसे आगामी चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। और सीधे तौर पर अगर हम कहें तो उसे सरकार के निर्वाचन का, अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार मिल जाता है। ये कोई सामान्य अधिकार नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक सवाल जो है, मतलब आपसे पूछ रहा हूँ, 18 साल की उम्र में सांसद चुन सकते हैं, विधायक चुन सकते हैं, और शादी की उम्र कितनी है? इस शादी की उम्र के लिए तो 21 एक वो दिया गया है सांसद और विधायक चुनने के लिए। देखिए, इसके ये अलग अलग पैमाने हैं। कोई सांसद आप चुन रहे हैं, विधायक आप चुन रहे हैं, वो आप चुन रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। पर आप जब अपने जीवन में परिपक्व हो जाएं, अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, उसके बाद आप शादी करें, जिससे आप अपनों को भी संभालें, अपने घर को भी संभालें। परिपक्वता जो है समाज को चुनने, भाई अपने हित के लिए किसी नेता को चुनने की परिपक्वता पहले आ जाती है, और अपने हित जो वैवाहिक जीवन होता है उसके लिए एक अलग परिपक्वता की ज़रूरत है। और जो आपके समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जो आपकी सोच है, वो चाहे आप जिस भी उम्र में हो, 10 साल की उम्र में भी हो, तब भी राष्ट्र, अगर आपको राष्ट्र निर्माण की आपके अंदर सोच है तो आप उसके लिए परिपक्व हो जाते हैं। तो इसलिए फिर भी जो है वो आप वोटर के लिए, जब नए वोटर आएंगे तभी हमारा जो है जीडीपी में एक योगदान होगा। हम लोगों को अब जब हम 5 टॉप की इकोनॉमीज़ में आ गए हैं, हमें 3 जो टॉप है उसमें आना है, तो उसके लिए जो नई हमारी यंग पॉपुलेशन है, हम यंगेस्ट देश हैं, तो इसीलिए। और पर ओल्ड जीडीपी में सुनिए, जीडीपी में किसी भी बच्चे का योगदान तब माना जाएगा जब वो बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो देश के काम आए। वोटर बनाना, हम भाई कोई बच्चा 18 साल का हुआ, उसको हमने वोटर बना दिया, वो उसका जीडीपी में क्या योगदान हो गया? वो तो बस अब अभी आ ही रहा है। अब हम उससे वोट की डिमांड कर रहे हैं, सपोर्टर बनने की डिमांड कर रहे हैं। ये वोटिंग जो होती है उसका कार्य क्या होता है? वोट आप करते हैं, उसके बाद एक गवर्नमेंट को चूज करते हैं। आज की डेट में युवा को स्टार्टअप्स में, पेटेंट्स में, टेक्नोलॉजी के अंदर, आपके एजुकेशन के अंदर, हर क्षेत्र में सरकार द्वारा अलग अलग स्कीम संचालित की जा रही हैं और एक बहुत भारी बदलाव है। उस बदलाव का सब हिस्सा बन रहे हैं। तो जब नव मतदाता आता है उसको एक पता चलना चाहिए सरकार द्वारा किए गए काम से अलावा। आप जो हम आज वोटर जो है ये क्यों मना रहे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है, एक इंस्टीट्यूशन है जो भारत में चुनाव की सारी देखरेख करती है। तो चुनाव जो है भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और उसके अंदर जो युवा वर्ग है, जो युवा साथी हैं, उनको अंदर लाने के लिए एक प्रोग्राम हो रहा है। तो ये तो होना भी चाहिए। तो ये पार्टी के लोग ये क्यों नहीं बताते कि भाई पहले जो कर्ज था इतना था, अब कर्ज हमने इतना ले लिया है और आपके ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया है? भाई नए वोटर्स को भी तो बताया जाए, बीजेपी वाले ये भी तो बताएं। मान्यवर, कर्ज के बारे में आप 2 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। मैं एज अ बिजनेसमैन आपको ये बता दे रहा हूँ कि एक होता है डेट, बैड डेट, और एक होता है लोन। आप कोई काम कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हैं, जनव्यापी स्कीम्स में डाल रहे हैं, वो एक अलग इशू है। आप उस लोन के ऊपर जो है लेके उसे किसी और पे उड़ा दे रहे हैं, या उस पे जो है बैड डेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। बैड डेट होगा, इसकी कोई एश्योरेंस थोड़ी कौन सी चीज का बैड डेट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं है। आपकी जो है सब मापदंड तय है। आज टेक्नोलॉजी में इतनी इनोवेशन है, सारी लीकेजेस बंद कर दी गई हैं। उज्ज्वला योजना के अंदर 10 करोड़ सिलेंडर दे दिए गए। आपके जो किसान निधि है उसके अंदर पैसा डायरेक्ट जा रहा है। भाई उसके अंदर हर चीज़ का टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने सारी लीकेजेस भी तो खत्म करी है ना। तो वो बैड डेट कन्वर्ट तब होगा जब लीकेजेस होंगी। लीकेजेस कन्वर्ट खत्म करते जा रहे हैं, लीकेजेस खत्म हो रहे हैं। देखिएगा, लीकेजेस इसलिए खत्म हुआ है, मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है तो निश्चित तौर पे इकोनॉमी देश की बढ़ती है।
और उसके रिटर्न्स की गारंटी है। क्योंकि टोल रोड हमने बनाए हैं तो ऑब्वियसली अगर 10,000 करोड़ रुपए से कोई सड़क बनी है तो निश्चित तौर पर उसका 100% रिटर्न तो आना है, तो बैड डेब्ट्स में तो उसे नहीं जाना है। दूसरे, सरकार ने जो डायरेक्ट योजनाएं बनाई हैं और सीधे लाभार्थी के खाते में डालने का जो काम किया है, निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं करप्शन पर पूरी तरह से अंकुश लगा है और सरकार का एक भी पैसा अपना बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों पर नहीं जा सकता। इसीलिए लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। आप देखिएगा जो स्थानीय इकाई होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, लोकल कोई भी बिजनेसमैन होता है, इवन किसान भी होता है, अपनी फसल के लिए अगर लोन उसने लिया, अपनी फसल को अच्छे से उसने पैदा किया और उसने अपनी फसल को बेच करके लोन भी चुका दिया और अपने घर की आर्थिकी मजबूत कर ली, तो आई थिंक अच्छी चीज़ है। अपना अपना सबका लॉजिकल पर्सपेक्टिव है। कौन सा पर्सपेक्टिव सही आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए, जितने भी आज आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 50 लाख मतदाता जो है इस बार जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे लोकसभा चुनाव में, उनसे संवाद किया और उनको अपने मत का, अपने वोट का महत्व बताया कि आपका एक वोट कितनी ताकत रखता है देश के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए। क्योंकि कई बार क्या है कि जो पहली बार वोट देता है, कईयों के अंदर ही होता है यार हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, कोई हमारे एक वोट से कोई देश की तस्वीर थोड़ी ना बदल जाएगी। तो उस वोट से आपके भविष्य की तस्वीर, देश की तस्वीर कितनी आपकी एक वोट ताकत रखता है, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नव मतदाताओं को समझाने का काम किया है। ये बताइए, एक वोट की ताकत क्या है? उन्होंने बोला कि एक वोट की ताकत बहुत है, क्या है? वास्तव में एक वोट की ताकत बहुत है। एक वोट के कारण जो अच्छा प्रत्याशी होता है वो कभी कभी रह जाता है और जो गलत लोग हैं उनके हाथों में एक वोट की वजह से सत्ता आ जाती है। एक वोट का अपने आप में बहुत महत्व है। एक वोट का महत्व है। एक वोट से जब सत्ता जाती है तो कैसा लगता है? एक वोट से जब सत्ता जाती है तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं ये कह दूं आपके माध्यम से कि ये एक वोट का ही कमाल है जो हमने राम मंदिर बना लिया। एक वोट का ही कमाल है जो धारा 370 हमने हटा ली। एक वोट का ही कमाल है जो 35 से हमने हटा दी। एक वोट का ही ये कमाल है कि आज भारत जो है विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा हुआ है। एक वोट की ताकत है कि मतलब हमने सत्ता में लेकर के आए हम, लेकिन बेरोजगारी जो है आज भी उतनी है, बड़ी होगी, डेटा कोई देने को तैयार नहीं है। और एक वोट की ताकत ही है। क्यों ये सब एक वोट की ताकत ये भी सब तो है ना कि कर्ज जितना तो वो बढ़ा भी लिया, बेरोजगार जो रोजगार चाहिए तो रोजगार मिले नहीं, बेरोजगारी जो है कोई डेटा देने को तैयार नहीं है, करप्शन क्या हो रहा है किसी भी रिपोर्ट को छुपा दिया जा रहा है। एक वोट की ताकत ये भी है। डाटा भी आपको दिया जाएगा, लेकिन अगर कब 10 साल बाद, 10 साल हो गए अब तो। जो बातें आपने कही है, अगर आपके पास इन चीज़ों का डाटा है तो वो आप मुझे दिखाएं। अब सरकार तो दे नहीं रही है, बाकी तो जनता के बीच है। सरकार भी, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? आपने कहा है सरकार के अनुसार, जो सरकार कह रही है सरकार के अनुसार बेरोजगारी भी घटी है, कर्ज ऐसा कोई बढ़ा नहीं है। डेटा ही तो कोई नहीं दे रहा है, कोई डेटा ही नहीं दे रहा ना। आपके पास अगर कोई डाटा है तो आप हमें डाटा दिखाइए। आप अपनी वेबसाइट बता दीजिए, कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आप डेटा निकालने हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि बेरोजगारी बढ़ी है, आप मुझे डाटा दिखाइए। आप जो है, अरे हम तो जनता के बीच जाके दिखा देते हैं, हम तो जनता के बीच हम दिखा देते हैं। मुझे ये बताइए, आप अपनी वेबसाइट बता दीजिए जहाँ से हम देख लें। आपको डाटा भी देंगे, वेबसाइट बता दीजिए। कह रहा हूँ मैं खुद आऊंगा आपके पास डाटा। नहीं, अरे जनता को दीजिए, वेबसाइट बताइए, जनता देख लेगी। जनता को सब पता है, इसलिए जनता भाजपा को चुन रही है, नरेंद्र मोदी जी को चुन रही है। अगर जनता को पता होगा कि बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, वो खुद ही नकार देंगे। जनता का विश्वास मोदी जी में और भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है। आगे आने वाले 40-50 साल तक भी ऐसा ही बना रहेगा और भाजपा की सरकार आती रहेगी। लेकिन वेबसाइट नहीं बताएंगे जहां पर डेटा हो बेरोजगारी का, जहां डेटा हो लूट का, जहां भ्रष्टाचार का डेटा हो, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन का डेटा हो। कुछ भी कोई डेटा भाजपा देने को तैयार नहीं। आप आईडी मांग रहे हो, पिछली सरकारों के पास है, वो आपके पास भी होगा, आप उनसे ले लीजिए। आप नहीं दोगे? भ्रष्टाचार जो है या कुछ ऐसा ही नहीं, ना यहाँ भ्रष्टाचार हो, डेटा ही नहीं दोगे। यहाँ ना तो भ्रष्टाचार है और यहाँ पे ना बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी भी घटी है और सारे डेटा हो रहे हैं। डेटा ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, डेटा ही नहीं दोगे कहाँ से? आप लोग डेटा ही नहीं दे रहे, आप डेटा ही नहीं देना चाह रहे। लोग ही नहीं है, बेरोजगार लोग जरूर हैं, लेकिन वे अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए, तो रोजगार तो बहुत है। चलो भाई, है ना? क्यों भाई? देखिए, आज का युग जो है, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, युवाओं को अपने अंदर टैलेंट पैदा करने की ज़रूरत है। आप देखिए PMJSY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आप किसी भी फील्ड में आप सरकार से लोन लीजिए, मोदी जी आपको तैयार हैं लोन देने के लिए, धामी जी आपको तैयार है लोन देने के लिए। काम अपने खुद की क्षमता अपने अंदर पैदा करिए और अपना काम करिए और औरों को भी रोजगार दीजिए। बात खाली नौकरी की नहीं है, हमें युवाओं को नौकर नहीं बनाना। नौकर क्या होता है? नौकर होता है। हमें युवाओं को अपना स्टार्टअप इंडिया अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। एक सवाल जवाब दे दो। सारे स्टार्टअप कर लेंगे
तो स्टार्टअप का साथ देने वाला कौन होगा? सारे स्टार्टअप कर लेंगे, हम कह रहे नहीं हमें तो मालिक बनना है, तो कोडिंग कौन करेगा? एक स्टार्टअप करेगा, उसके साथ में उसकी फर्म में, उसकी संस्था में बहुत से लोग रोजगार मिलेगा, उसमें टीम वर्क होगा। मदन कौशिक जी को लेकर क्या कहोगे आप? मदन कौशिक हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। फिर से जो है आपके पूर्व विधायक ने फिर से आरोप लगा दिया मदन कौशिक जी के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है, देखो आरोप लगा दिया, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं, आरोप से कुछ नहीं होता। असल में ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के वही वरिष्ठ नेता हैं, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। सवाल वो है नहीं, आप तो जवाब कुछ और दे रहे हैं। प्रश्न क्या होता है एग्जाम में, अगर कोई सवाल पूछा जाए उसका जवाब कोई गलत देता है तो नंबर कट जाता है। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड चौमुखी विकास कर रहा है, युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहा है। एक दिन सारे डेटा को लेकर के बैठ करके चर्चा करेंगे और बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम चर्चा जरूर करते रहेंगे। यहाँ पर जो 9 मतदाता सम्मेलन है जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी आए, पुष्कर सिंह धामी ने इसमें जो बातें कही हैं वो बातें आपने सुनी समझी, लोगों से भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जो कुछ भी निकल करके आएगा वो आप देखेंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, हमारा जो युवा है आने वाले समय पे वो मतदाता है और मतदाता के अंदर जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे युवा हैं उनको शपथ भी दिलाई गई, उसका उद्देश्य ये है कि एक भी मतदाता ऐसा ना हो जो अपने आने वाले इलेक्शन है उसमें वोटिंग ना कर पाए। अच्छा, आप किस पक्षधार की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें, आप इस बारे में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बोल रही है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखें कि इस समय जितना कार्य पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने किया है, वो आज तक किसी ने ना करा है ना कोई कर पाएगी। आने वाले 2024 में मोदी जी को बिल्कुल क्लियर बहुत अच्छी परसेंटेज से, बहुत अच्छी सीटों से बीजेपी प्राप्त होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इशारा आपका इस तरह है कि नवयुवक को जो वोट करे वो पक्का भाजपा को कर ही रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है। वो उनके फैन है, मोदी जी के बहुत ज़बरदस्त फैन है, सारे युवा मोदी जी के बहुत ज़बरदस्त। हमारे कॉलेज में भी बच्चों को प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है और जिससे बच्चे भी, सभी छात्र छात्राएं जो हैं मतदान में हिस्सा लें और उसमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। आज मुख्यमंत्री जी आए और वोटिंग के बारे में आज जो बताया जा रहा था, मोदी जी ने भी उसको संबोधित करा हमारे बच्चों को कि बात ये बीजेपी का प्रोग्राम ना हो के कि बीजेपी को वोट करने के उससे नहीं था कि वोट आप करिए, किसी को भी करिए, लेकिन वोटिंग करना ज़रूरी है, उससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है वोटर, उसमें यहाँ पे BLO वो भी थे कि वो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करें। ऐप के थ्रू बच्चों को सारा समझाया गया, मोदी जी ने सब कुछ समझाया कि वोट ज़रूर करें, नोटा नहीं करिए उस पर, और अपना रजिस्ट्रेशन करके वोट ज़रूर करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग करें।